आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रक्षेप के पथ का समीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब प्रक्षेप। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो आपको बताया था कि प्रक्षेप का मतलब होता है कि कोई पत्थर सीधा ऊपर की ओर की बजाय किसी कोण पर फेंक दिया जाए तो जो उसका पाथ होता है, जो चलने का मार्ग होता है, उसी को प्रक्षेप पथ बोलते हैं। और जो उस पत्थर की गति होगी उसे प्रक्षेप गति बोलते हैं। तो ये देखिए, उसका रास्ता जो बना दिया गया ये प्रक्षेप पाथ हो गया हमारा। तो अब देखते हैं इसको। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ की आकृति क्या होती है, इसके लिए हमें पथ का समीकरण निकालना होगा। समीकरण 4.38 में दिए गए x व y व्यंजकों से t को विलुप्त करने से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 4.38 देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए समीकरण 4.38 है, y बराबर v0 sin थीटा 0 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसमें कह रहा है t को गायब करेंगे तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगी उसको देखते हैं। तो इसको देखिए कायदे से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर जो है ये देखिए x बराबर v0 cos थीटा 0 इंटू टी है। तो t बराबर हो जाएगा x अपान v0 cos थीटा 0। अब यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर t की जगह रख देना। तो जब हम t की जगह ये रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपान v0 cos थीटा 0 हो जाएगा। तो v0 और नीचे v0 रहेगा तो कट जाएगा, और साइन थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, ये t की जगह जब x अपान v0 cos थीटा 0 रख देंगे और ये x रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा 0x माइनस, अब हाफ gt स्क्वायर है तो t स्क्वायर की जगह जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ g, t की जगह x बाई v0 cos थीटा 0 रखेंगे तो x है और t का स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा अपान v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा t स्क्वायर की जगह इतना रखेंगे तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज लिखी गई है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y बराबर tan थीटा 0 x माइनस g अपान 2 v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर और ऊपर x में भी स्क्वायर है। तो इस तरह से ये जो है फार्मूला निकला है। तो फार्मूला कैसे निकलते हैं, अगर इसको आप समझ लें तो इनको आसान याद करना भी आसान हो जाता है। अब देखिए कह रहा है यह प्रक्षेप के पथ का समीकरण है और इसे चित्र 4.18 में दिखाया गया है, जो नीचे 4.18 होगा। क्योंकि g थीटा 0 तथा v0 अचर हैं, मतलब बदलते नहीं हैं, समीकरण 4.40 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो 4.40 है, तो चूंकि g थीटा 0 और v0 ये नहीं बदलते हैं, क्योंकि जो ऐसे में ये वेग है ये कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भी नहीं बदलता है, और फेंका गया एंगल किसी एक परिपथ के लिए थीटा कांस्टेंट रहेगा तो वो भी नहीं बदलेगा। तो सब जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इस tan थीटा का कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो इसलिए y बराबर ax प्लस bx स्क्वायर। इसको सिंपल भाषा में लिख दिया, इसके जगह a लिख दिया ax प्लस और यहाँ पर जो है पूरा हटा करके bx का स्क्वायर कर दिया सिंपल भाषा में। तो इसमें क्या होगा, a ये हो जाएगा, b ये पूरा हो जाएगा। तो a तथा b नियतांक है, क्योंकि g थीटा 0 v 0 बदलेगा नहीं। तो जब थीटा नहीं बदलेगा तो cos थीटा 0 भी नहीं बदलेगा, tan थीटा 0 भी नहीं बदलेगा, g भी नहीं बदलेगा। तो पूरे की जगह कांस्टेंट रख दिया, इसकी जगह a, इसकी जगह पूरा b रख दिया। यह एक परवलय का समीकरण है, अर्थात प्रक्षेप का एक पथ परवलयिक होता है। तो चूंकि ये जो समीकरण है हमारा, ये समीकरण एक परवलय के लिए होता है, प्रोजेक्टाइल के लिए, तो इसलिए इसको जो है जो पथ होता है हमारा प्रोजेक्टाइल का या प्रक्षेप का, वो जो है परवलयाकार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पथ है, ये जो नीले से दिखाया गया है, ये परवलयाकार हो जाए, इसको परवलय बोलेंगे, यानी परवलयाकार पथ होता है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। केंद्र बिंदु O है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब देखिए किसी वस्तु को थीटा 0 के कोण पर फेंका गया है, तो इस पर एक जो है स्पर्श रेखा खींच करके उस पत्थर का या जो भी वस्तु हो उसका वेग बताया गया है। और चूंकि केंद्र बिंदु है तो यहाँ पर वेग v0 माना गया है, O के लिए यहाँ पर 0 रखा गया है। अब चूंकि ये जो क्षैतिज वेग है, एक क्षैतिज वेग होगा, एक ऊर्ध्वाधर, पीछे हमने पढ़ा है, जिससे पृथ्वी की ओर ये वस्तु गिरेगी तो इधर भी चलेगी, तो क्योंकि नीचे आ रही, और आगे भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर थी, यहाँ कैसे आ गई, तो आगे भी चल रही है और नीचे भी गिर रही है। तो नीचे की तरफ गिरने में गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट रहेगा और आगे की ओर चलने में वेग नहीं बदलेगा। तो इसलिए यहाँ पर v0 है, तो यहाँ पर भी देखिए v0। अब x एक्सिस के लिए v0 x i कैप हो जाएगा। हमने बताया था कि जिस अक्ष के लिए लेते हैं उसका नाम लिख देते हैं और साथ में उस अक्ष का एकांक वेक्टर, जो एकांक सदिश होता है, उसको भी दर्शाते हैं। तो x एक्सिस के लिए i कैप होता है एकांक सदिश, y एक्सिस के लिए j कैप, और x y z एक्सिस के लिए k कैप होता है। इसको ध्यान देना है। अब k कैप में भी अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ, उसके लिए प्लस और माइनस के लिखा जाता है, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम निर्देशांक बनाएं तो ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस, और यहाँ पर फिर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये वस्तु का वेग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वस्तु का वेग हो गया। तो यहाँ पर देखिए v0 x i कैप हो गई, इधर का घटक, और ऊपर का घटक vy j कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वस्तु यहाँ पर सबसे उच्चतम बिंदु पर क्या होगा कि जो ऊपर जाने वाला वेग है वो 0 हो जाएगा, और चूंकि ये जो रेखा है इसके क्षैतिज ये रेखा हो जाएगी, यानी इसके समांतर है दोनों, ये जो हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो चूंकि ये क्षैतिज हो गई दोनों, तो इसी दिशा में ये रेखा खींची गई है एरो, और इसी दिशा में ये वेग हो गया, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दी जाएंगी, तो कोई कोण नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर 0 रख दिया, और यहाँ पर वेग v बराबर v0 x i कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर v0 x i कैप लिखा है, यहाँ पर v लिखा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण यहाँ कि यहाँ पर देखिए जब वस्तु न x एक्सिस था न y एक्सिस, तो v 0 पर थी, मतलब ये वो बिंदु पर थी, मूल बिंदु पर, तो यहाँ पर न x एक्सिस था न y एक्सिस, इसलिए v बराबर 0 रखा गया। अब देखिए यही स्थिति यहाँ पर भी बनेगी कि यहाँ पर भी देखिए चूंकि x एक्सिस के वस्तु समांतर हो गई, x एक्सिस के समांतर, तो x एक्सिस वाला हो गया वेग x एक्सिस की तरफ, और y एक्सिस में चूंकि उच्चतम बिंदु है, ये y एक्सिस है, उच्चतम बिंदु है, तो वस्तु ऊपर को नहीं जाएगी, यानी यहाँ पर वेग 0 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर v बराबर v0 लिखा गया। और vy बराबर 0 क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वस्तु ऊपर की ओर नहीं जाएगी, इसलिए vy बराबर 0 रखा गया, कि मतलब y एक घटक वाला वेग 0 हो गया, लेकिन x घटक वाला है,
इसलिए v बराबर v0 x आई कैप लिखा गया। और थीटा कोण 0 हो गया तो हमने आपको बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर जब वस्तु इधर को गिरेगी तो पहले ऊपर को जा रही थी फिर नीचे को जा रही थी, जितने भी घटक हैं वो अब इसके अपोजिट हो गए। देखिए इसमें ऊपर को है तो ये एरो नीचे को हो गया, इसमें आगे को है तो ये तो वेग आगे को ही रहेगा क्योंकि क्षैतिज वेग नहीं चेंज होता दिशा, तो ये आगे को ही है तो ये तीर आगे को ही है, तो v0 x आई कैप हो गया और ये जो है vy j कैप नीचे को हो गया। और इसका ये जो समांतर रेखा है ये दोनों के परिणामी वेग को बताएगी तो ये v हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर चूंकि इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इस लाइन के नीचे निगेटिव, तो यहाँ पर देखिए अब v जो y एक्सिस x एक्सिस है तो वो तो v0 x आई कैप ही है, और जो y एक्सिस है क्योंकि अब उल्टा हो जाएगी तो यहाँ पर उल्टा दिखाने के लिए vy j कैप को माइनस साइन लगा करके प्रकट लिखा गया है कि v बराबर vy j कैप बराबर माइनस v0 y j कैप और नीचे को एरो है। अब इनका रिजल्टेंट यही जो ये रेखा है इसकी स्पर्श रेखा होगी तो ये रिजल्टेंट यानी परिणामी वेक्टर v हो गया। और थीटा की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोण ऊपर को था और यहाँ पर नीचे को हो गया तो थीटा बराबर माइनस थीटा 0 x हो जाएगा, इधर की तरफ ये x एक्सिस वाला। यहाँ पर यही कोण था तो v0 x आई कैप था और ये केंद्र बिंदु था, यहाँ पर थीटा 0 था। यहाँ पर चूंकि x एक्सिस से लिया जा रहा है एंगल तो माइनस थीटा 0 x हो गया। अगर y पे दिखाएंगे तो चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है x से तो vy बराबर एंगल दिखाएंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे, इस तरह लिखेंगे। और चूंकि माइनस थीटा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग इसको दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये लिखा गया है। यही पथ जो है ये परवलयाकार इसी को कहते हैं। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई का समय, अब इसको बताएंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट अंग्रेजी में। अधिकतम ऊंचाई का समय मतलब जब वस्तु अधिकतम सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, उच्च बिंदु पर है, तब उसका कितना समय। तो प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, तो मान लीजिए कि यह समय tm है। m का मतलब चूंकि मिड में है, एकदम बीचों बीच प्रक्षेप का पथ जो ऐसे बना है तो इधर से देखें चाहे इधर से ये बीचों बीच पड़ेगा, इसलिए m लिखा है मिडिल के लिए। तो मान लीजिए कि यह समय tm है क्योंकि इस बिंदु पर vy बराबर 0 है। अब vy बराबर 0 कैसे है, अभी आपको हमने बताया कि उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वस्तु ऊपर की ओर नहीं जाएगी, तो ये y वाला जो घटक है अब उससे ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए vy बराबर 0। क्योंकि अब वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, मतलब नीचे की ओर आएगी y घटक में, तो नीचे की ओर आने का मतलब ही है कि उस उच्चतम बिंदु पर पहले वेग 0 होगा फिर नीचे को चलना शुरू करेगी, तो vy बराबर 0 है। इसलिए समीकरण 4.39 से हम tm का मान निकाल सकते हैं। तो जो 4.39 समीकरण है उससे हम tm का मान निकाल सकते हैं। अब 4.39 देख लेते हैं, वही है। अब देखिए ये है vy बराबर v0 साइन थीटा 0 माइनस gt, ये है समीकरण 4.39। तो इससे हम tm की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा समीकरण है, इसी समीकरण में vy की जगह 0 लिख देंगे और t की जगह tm लिख देंगे, बस इतना ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए vy बराबर v0 साइन थीटा 0 माइनस gtm। अब vy बराबर 0 है यहाँ के हिसाब से, तो बराबर 0 लिख दिया। अब tm बराबर हो जाएगा v0 साइन थीटा 0 अपान g हो जाएगा जब हम tm की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए प्रक्षेप की उड़ान की अवधि में लगा समय कुल समय t फाइनल, f का मतलब फाइनल, हम समीकरण 4.38 में y बराबर 0 रखकर निकाल लेते हैं। तो y बराबर 0 रख करके फाइनल निकालेंगे अगर, तो ये t फाइनल। अब देखिए
प्रक्षेप का पथ अभी हमने ऐसे बनाया था इस तरह, तो ये TM यहाँ पर जो जाएगा तो TM इतना है। अब पूरा अगर निकालेंगे तो इतने में जो समय लगेगा वही इतने में समय लगेगा, क्योंकि ये बीचों बीच है, तो जितना ऊपर जाने में समय लगा उतना नीचे आने में समय लगेगा। इसलिए इसी को 2 गुना कर दें, आधा ये तो दोनों को मिलाएंगे तो 2 गुना होगा, तो 2 गुना कर दें तो पूरा फाइनल पूरा ये पथ तय करने में समय निकल आएगा। तो इसीलिए 2 का गुणा कर दिया है इसी ने। तो T फाइनल बराबर 2v0 sin θ0 अपान g। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए TF को प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल का मतलब उड़ने वाला समय। तो कितनी देर तक पत्थर या जो भी वस्तु फेंकी गई हवा में रही उसको उड्डयन काल कहेंगे TF। यह ध्यान देने की बात है कि TF बराबर 2TM। पथ की सममिति से हम ऐसे ही परिणाम की आशा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि पथ सममित है यानी सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एक ही तरह जैसा है, इसलिए TF बराबर 2 का गुणा करके एक तरफ जितना है उसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों तरफ आ जाएगा। तो इसलिए TF बराबर 2TM निकला है। पथ की सममित से हम ऐसे ही परिणाम की आशा करते हैं, क्योंकि पथ सममित है तो ऐसा ही परिणाम आएगा भी। अब देखिए आगे है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो समीकरण 4.38 में T बराबर TM रखकर प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई HM की गणना की जा सकती है। तो देखिए जो TM बराबर v0 sin θ0 अपान g लिखा गया है, तो T को TM मान करके यही वैल्यू हम लोग 4.38 वाले समीकरण में रख देंगे। तो 4.38 में T बराबर TM और TM की वैल्यू अभी हमने आपको बताई क्या थी। तो यहाँ पर y बराबर HM हो गया मैक्सिमम हाइट, M का मतलब मैक्सिमम, तो v0 sin θ0 और TM की वैल्यू ये है v0 sin θ0 अपान g माइनस हाफ g और फिर TM की वैल्यू यही उठा कर रख दी v0 sin θ0 अपान g और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। तो ये सॉल्व करने पे आ गया HM बराबर v0 sin θ0 का होल स्क्वायर अपान 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई पर प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई आ गई। अब प्रक्षेप का क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास कितना है, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई पत्थर फेंका गया, ये पत्थर तो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आया, तो ये जो क्षैतिज दूरी है ये दूरी इसी को परास कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है। क्षैतिज परास को अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल का क्षैतिज परास। तब इसको देख लेते हैं। तो सेम वैसे इसमें भी करेंगे। तो प्रारंभिक स्थिति x बराबर y बराबर 0। जब यहाँ पर वस्तु है तो प्रारंभिक स्थिति में x और y एक्सिस कुछ भी नहीं है क्योंकि मूल बिंदु है। तो x बराबर y बराबर 0 से चलकर उस स्थिति तक जब y बराबर 0 हो प्रक्षेप द्वारा चली गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। तो अब यहाँ से जब चलेगी वस्तु यहाँ से होते होते अब यहाँ जब गिरेगी तो देखिए y एक्सिस यहाँ पर आ गई, तो x एक्सिस तो है क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गई, लेकिन y एक्सिस पे कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ है। तो यहाँ सिर्फ x एक्सिस है, y एक्सिस है ही नहीं। क्योंकि वस्तु ऊपर होती तो हम इस लकीर में बता सकते थे कि इतना ऊपर है, लेकिन जब यहाँ आ गई तो y एक्सिस है ही नहीं, तो केवल x एक्सिस है, y एक्सिस नहीं है। तो उसी को कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति x बराबर 0 y बराबर 0। तो यहाँ मूल बिंदु है तो इधर न इधर गई है वस्तु न इधर, तो ये न x है न y है। लेकिन अब जब अंतिम स्थिति है तो यहाँ से यहाँ वस्तु आ गई है तो x तो है, लेकिन चूंकि ऊपर नहीं है यहाँ पर है, ऊपर कुछ भी नहीं है वस्तु, तो y नहीं है। तो y कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति x बराबर y बराबर 0 से चलकर उस स्थिति तक जब y बराबर 0 हो प्रक्षेप द्वारा चली गई दूरी को क्षैतिज परास r कहते हैं। r का मतलब रेंज।
क्षैतिज परास उड्डयन काल TF में चली गई दूरी है, इसलिए परास R होगा। तो अब उड्डयन काल TF में मतलब पूरा फाइनल समय में चली गई दूरी है, तो उसी को हम क्षैतिज परास कहेंगे। तो R बराबर UT था, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो x एक्सिस में अगर देखा जाए तो x बराबर UT होता है, क्योंकि हाफ GT स्क्वायर y एक्सिस में तो वो है नहीं, तो सिर्फ UT लिखेंगे। और चूंकि वस्तु यहाँ पर आके गिर चुकी है तो यहाँ पर है, तो हाफ GT स्क्वायर में चूंकि अब गुरुत्वीय त्वरण का मतलब ही नहीं है, यहाँ पर आ गई वस्तु, हवा में है ही नहीं, तो g जब 0 होगा तो हाफ GT स्क्वायर पूरा खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो V0 cos थीटा TF हो जाएगा। अब cos थीटा क्योंकि ये एंगल है, तो हमने बताया था पास में cos सामने साइन, तो x एक्सिस की बात है तो cos के साथ आएगा, तो V0 cos थीटा TF हो जाएगा। तो V0 cos थीटा 0। अब TF बराबर हमने अभी पीछे पढ़ा है, ये देखिए TF बराबर 2V0 sin थीटा 0/g। तो यहाँ पर देखिए वही वैल्यू रख दिया TF की 2V0 sin थीटा 0/g। तो सॉल्व करने पे आ गया V0 स्क्वायर sin 2 थीटा/g। तो यही हमारा परास या रेंज हो गई। तो ये जितने भी हैं फार्मूले इनको याद करते जाइए। तो कह रहा है समीकरण 4.1343 से स्पष्ट है कि ये जो 4.43 है इसमें कि किसी प्रक्षेप के वेग V0 के लिए R अधिकतम तब होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, जो साइन 2 थीटा का अधिकतम मान है। तो 2 थीटा अगर 90 डिग्री है तो 2 थीटा 90, तो थीटा बराबर 45। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये मैक्सिमम साइन 90 डिग्री का मान 1 है, जो अधिकतम होता है, तो अधिकतम दूरी जो x एक्सिस में हो उसके लिए अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाए तो सबसे दूर जाएगा। इसीलिए भाला फेंकने वाले देखिएगा एकदम एंगल मिलाते हैं कि 45 डिग्री बन गया कि नहीं, तो उस एंगल पर जब फेंकते हैं तो वस्तु सबसे अधिकतम दूरी पर जाती है। और इस प्रकार अधिकतम परास कितना होगा, अब साइन 2 थीटा, तो अगर ये 45 डिग्री लग दें तो 45 2 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो अगर पूरे में 1 रख दें तो अधिकतम परास RM बराबर V0 स्क्वायर/g हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये अधिकतम परास का समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। आइए अभी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। कह रहा है उदाहरण 4.7 है, कह रहा है गैलीलियो ने अपनी पुस्तक 2 न्यू साइंसेज में कहा है कि उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 45 डिग्री के अलावा चाहे 45 डिग्री से ज़्यादा कोण पर फेंका जाए या 45 डिग्री से कम कोण पर फेंका जाए, तो वस्तु एक ही बिंदु पर आगे गिरती है जाके, मतलब क्षैतिज परास बराबर होते हैं। तो कह रहा है इसको हमें सिद्ध करके बताइए। तो देखते हैं। तो देखिए, यदि कोई प्रक्षेप थीटा 0 कोण पर प्रारंभिक वेग V0 से फेंका जाए तो उसका परास क्या होगा। तो परास का फार्मूला होता है R बराबर V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, अभी हमने पढ़ा है। अब 45 डिग्री से ऊपर या 45 डिग्री से कम की बात हो रही है, तो ऊपर होगा तो 45 प्लस थीटा होगा, और कम होगा तो 45 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पर उसने थीटा की जगह अल्फा माना, क्योंकि थीटा तो 45 वाले को मान लिया है। तो अब कोणों 45 डिग्री प्लस थीटा तथा 45 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 45 डिग्री से ज्यादा और 45 डिग्री से कम कोण की बात हो रही है, के लिए 2 थीटा का मान क्रमशः 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा तथा 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा होगा।
क्योंकि 2 थीटा 45 में 2 का गुणा होगा तो 90 होगा। तो 2 थीटा के लिए अब 45 डिग्री की जगह 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस अब इसमें 2 का गुणा हुआ है तो इसमें भी करेंगे तो 2 अल्फा हो गया। इसी प्रकार 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा होगा। अब साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा तथा साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा दोनों का मान समान अर्थात cos 2 अल्फा होता है। तो चाहे साइन 90 माइनस 2 थीटा का है या मतलब साइन 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा का है या साइन 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा का है, दोनों का मान चूंकि एक ही होता है और वो होता है cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा के लिए जो है जब सारे मान बराबर ही होंगे, cos 2 अल्फा का एक ही मान होगा, तो चाहे प्लस में करें यानी 45 डिग्री से ज्यादा कोण पे फेंकें या कम कोण पे फेंकें, मान तो बराबर ही होगा। तो वही कह रहा है अतः उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा कम या अधिक हैं, क्षैतिज परास बराबर होता है। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। अगला देखिए उदाहरण देखते हैं 4.8। कह रहा है एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान मतलब वहां पर चट्टान है, आगे मान लीजिए समुद्र है। समुद्र है तो एकदम किनारे पे खड़ा है कि थोड़ा धोखा पड़ जाए तो समुद्र में गिर जाएगा। तो एक पैदल यात्री किसी खड़ी चट्टान के कोने पर खड़ा है। चट्टान जमीन से 490 मीटर ऊंची है, यानी जमीन से 490 मीटर ऊंचाई पर वो खड़ा है। वो एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक चाल से फेंकता है। तो क्षैतिज दिशा में फेंकता है, क्षैतिज दिशा में मतलब जैसे ये टावर है, मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है तो ये ऐसे फेंक देता है इस तरह, तो क्षैतिज हो गया। ये ऊर्ध्वाधर हो गया, अगर ऐसे फेंकता तो ऊर्ध्वाधर, ऐसे फेंक रहा है तो क्षैतिज है। अब चूंकि ये पूरा गहराई है कितनी है 490 मीटर, चूंकि ये चट्टान के किनारे पर खड़ा तो ये पत्थर ऐसे ऐसे नीचे की ओर गिरेगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगा तथा जमीन से टकराते समय उसकी चाल कितनी थी। और ये गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो चीज पूछ रहा है, पत्थर को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा और कितने वेग से जमीन से टकराया पत्थर, दो चीज हमसे पूछ रहा है। बड़ा ही आसान है, जैसे पीछे के फार्मूले उनमें रख देना है, बस आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं, हम खड़ी चट्टान के कोने को x तथा y अक्ष का मूल बिंदु तथा पत्थर फेंके जाने के समय को t बराबर 0 मानेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई चट्टान है तो ये इसका मूल बिंदु अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर न x है न y है, तो x भी 0 है और y भी 0 है, और जब पत्थर फेंका जा रहा है तो उस समय को 0 लेंगे। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा आरंभिक वेग के अनुदिश तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुनते हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि y एक्सिस को ऊपर की ओर, x एक्सिस को ऐसे बनाते हैं, ये x एक्सिस और ये ऊपर की ओर y एक्सिस। तो वही कह रहा है कि x अक्ष की धनात्मक दिशा आरंभिक वेग के अनुदिश। तो इसको ध्यान दीजिए कि जो x एक्सिस है उसकी जो आरंभिक दशा हो, प्रारंभ जहाँ से करेंगे तो उधर को हम जाएंगे, धनात्मक मानेंगे जिधर वस्तु का वेग होगा। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा आरंभिक वेग के अनुदिश तथा y अक्ष की धनात्मक दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुनते हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। ये चीज हम पहले कह भी चुके हैं, इसको भी ध्यान देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किधर प्लस किधर माइनस चुनते हैं। अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो फिर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पत्थर नीचे भी जाएगा, उसको निगेटिव लेना है, आप क्वेश्चन में पॉजिटिव रख देंगे और वहीं पे गलत हो जाएगा। चुके हैं गति के x व y घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए
जो यक्स और वाई घटक हैं ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो इसको ध्यान देना है कि यक्स और वाई घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो इसलिए क्या होगा, यक्स के लिए क्या होगा, यक्स टी बराबर यक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स टी। अब यक्स एक्सिस के लिए, यक्स एक्सिस के लिए है। यहां पर देखिए कि ये लिखा कैसे जा रहा है, इस बात को समझिए। तो देखिए यक्स ब्रैकेट में टी लिखा गया है, यानी विस्थापन यक्स एक्सिस में और टी के साथ, मतलब समय के परिवर्तन के साथ। तो जब वस्तु केंद्र बिंदु पर थी तो वहां पर जो है समय नहीं था, समय की बात नहीं थी, तो यक्स जीरो लिखा गया। देखिए प्लस अब वस्तु में जब वेग आ गया तो समय के साथ उसका परिवर्तन होगा, तो वी जीरो एक्स टी लिखा गया है। हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि गति का जो प्रारंभिक समय है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं इस तरीके से, तो उसी तरह समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन बराबर वेग गुणे समय होगा। तो यक्स एक्सिस में वेग है तो वेग गुणे समय कर दिया, यानी वी जीरो एक्स इंटू टी कर दिया। मान लो यक्स एक्सिस में कुछ दूर पर वस्तु थी जहां पर यक्स जीरो है, जो भी हो केंद्र बिंदु है, तो केंद्र बिंदु में यानी मूल बिंदु में यक्स को जीरो मानेंगे, तो यक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स टी। अब ये इसलिए लिखा कि अगर कुछ हो तो यहाँ पर जुड़ेगा, अगर मूल बिंदु में है तो जीरो रहेगा, तो यहाँ पर जीरो रख देंगे तो वैसे भी इतना आ जाएगा। और इसी प्रकार वाई एक्सिस में क्या होगा, मूल बिंदु पर वस्तु है तो वाई जीरो, और मूल बिंदु पर है तो वाई जीरो बराबर जीरो होगा, तो इसका वैसे भी अस्तित्व नहीं रहेगा। और अगर मूल बिंदु पर नहीं है, कुछ दूर पर है, तो वो वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। प्लस अब देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए इसमें गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लगेगा, तो वाई बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी की जगह गुरुत्वीय त्वरण की जगह यहाँ पर त्वरण रखा है वाई एक्सिस में, तो ए वाई हो गया है, और वाई एक्सिस में ये वेग है तो वी जीरो वाई हो गया इंटू टी। तो ये क्यों लिखा गया है ये आपको पता चल गया कि मान लो जो भी वैल्यू हो यहाँ रख देंगे, क्योंकि अब जैसे वस्तु चट्टान के ऊपर कोई व्यक्ति है, अब हम जमीन से लें तो चट्टान के ऊपर की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस तो जीरो है, लेकिन वाई एक्सिस तो है, वाई ऊंचाई तो है ही, ऊंचाई ही वाई एक्सिस है, तो वहां पर हम वाई को जीरो नहीं लिख सकते, इसीलिए वाई जीरो लिखा गया है कि जो भी वैल्यू हो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे 490 मीटर है तो वाई को हम 490 मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं वाई जीरो को। तो अब देखिए यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही हैं कि यक्स जीरो बराबर वाई जीरो बराबर जीरो जब वस्तु मूल बिंदु पर है, तो यक्स बराबर जीरो, यक्स जीरो बराबर वाई जीरो बराबर जीरो जब मूल बिंदु पर है। अब ओ जीरो वाई, अब वाई एक्सिस पर कोई भी वस्तु का वेग नहीं है, क्यों, क्योंकि वस्तु क्षैतिज दिशा में फेंकी जा रही है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है, तो क्षैतिज दिशा में वेग होगा ना, तो वी जीरो वाई जीरो है, क्षैतिज दिशा में कितने से फेंकी जा रही है 15 मीटर पर सेकंड, तो इसलिए देखिए क्षैतिज दिशा में यानी एक्स एक्सिस में वी जीरो एक्स बराबर 15 मीटर पर सेकंड का वेग है। अब चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिरेगी, तो जो हमने जो बताया था कि ऊपर की ओर धन और नीचे की ओर ऋण लिखते हैं, तो नीचे की ओर गिर रही है इसलिए माइनस जी लिखा गया, ए वाई बराबर माइनस जी बराबर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी जो धन ऋण के चिन्ह है इन्हीं में गड़बड़ी होती है, इनको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो वी जीरो एक्स बराबर 15 मीटर पर सेकंड हो गया। पत्थर उस समय जमीन से टकराता है जब वाई टी बराबर माइनस 490 मीटर। कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस में चूंकि वस्तु नीचे की ओर आ रही है, तो जब 490 मीटर चल चुकेगी तब पत्थर से टकराएगी, क्योंकि चट्टान 490 मीटर जमीन से ऊपर है, तो उतना जब चलेगी तभी तो टकराएगी पत्थर नीचे पृथ्वी से।
तो अब चूंकि ये जो वस्तु वो नीचे की ओर गिर रही है, इसलिए ऊंचाई को भी देखिए माइनस साइन यानी निगेटिव लिखा गया है, तो -490 मीटर। अब यही फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये क्षैतिज के लिए तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तो माइनस ये इसमें रखेंगे क्योंकि वस्तु जो है, चट्टान जो है वो ऊंची है, यानी वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु के लिए y0 बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और v0 yt, तो v0 y एक्सिस में कोई वेग ही नहीं है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा। तो -490 मीटर क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है, और a को -a लिखेंगे क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लिया जा रहा है, तो माइनस साइन हो जाएगा। तो -12 g की वैल्यू 9.8 t²। तो इसको सॉल्व करने पे t आ जाएगा हमारा 10 सेकंड। तो समय मतलब वस्तु को 490 मीटर जो मीनार है उससे पृथ्वी तक टकराने में 10 सेकंड लगेगा। अब हमसे वेग भी पूछा गया है कि किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी, तो वेग घटक, अब देखिए वेग घटक vx बराबर v0x तथा vy बराबर v0y माइनस gt होंगे। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि प्रक्षेप पथ में मान लीजिए कोई x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ऐसे वस्तु जा रही है और ये ऐसे चल के ऐसे टकराती। तो हमने बताया था कि x एक्सिस में मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस। तो x एक्सिस में ये x है, ये y। तो x एक्सिस में केवल वेग होता है, उसमें न त्वरण होता है न कुछ होता है। तो x एक्सिस में vx बराबर v0x हो गया। और y एक्सिस में जब वस्तु गिरती है तो चूंकि गुरुत्वीय त्वरण की वजह से गिर रही है, तो फार्मूला लग जाता है vy बराबर v0 प्लस at की जगह gt, यानी पहला समीकरण v बराबर u प्लस at जो होता है ये। अब चूंकि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो g की जगह माइनस g होगा, तो यहाँ पर देखिए vy बराबर v0y माइनस gt हो गया। अब कैसे फार्मूला लगाना इसी को ध्यान देना। इस x एक्सिस में केवल vx होगा, इसमें चूंकि वेग बदलता ही नहीं तो केवल वेग ही होगा, तो इसलिए vx बराबर v0x है और vy बराबर v0y माइनस gt होंगे। अतः जब पत्थर जमीन से टकराता है तब, तो जब पत्थर जमीन से टकराएगा तो x एक्सिस का जो वेग है, x एक्सिस का जो वेग है वो v0x होगा, यानी जितना पहले था, तो 15 मीटर पर सेकंड था तो वही हो जाएगा। और v0y का मतलब v0y माइनस gt, तो प्रारंभ में इसमें कोई भी y एक्सिस का वेग नहीं था क्योंकि वस्तु क्षैतिज फेंकी गई थी, x एक्सिस में y में फेंकी ही नहीं गई थी, वो तो बाद में क्योंकि चट्टान थी ऊपर थी तो नीचे गिरेगा, तो ये y एक्सिस में नीचे गिरने लगा तो बाद में आया, तो इसलिए v0y हमारा 0 होगा, माइनस g 9.8 इंटू t जो अभी हमने निकाला 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में तो ये आ गया -98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अब पत्थर की अगर चाल निकालना है तो x और y एक्सिस के जो वेग आए हैं इनका परिणामी निकालना पड़ेगा। तो चूंकि x और y 90 डिग्री के कोण पे है तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा, तो जो विकर्ण होगा वही परिणामी होगा, तो विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो पत्थर की चाल हमारा विकर्ण होगा वही परिणामी वेग होगा, तो विकर्ण बराबर शेष दोनों भुजाओं के, विकर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाएं x और y एक्सिस उनके स्क्वायर का योग। अब चूंकि विकर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट लग गया तो ये बराबर आ गया अंडर रूट vx हमारा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है प्लस vy 98 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, तो दोनों को स्क्वायर करके रूट किया गया तो 99 मीटर पर सेकंड इसका वेग वस्तु का परिणामी वेग आ जाएगा। अब देखिए अगला ये जो उदाहरण है तो इसको अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे क्योंकि लेक्चर अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा।